हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत। देखिए आज के इस वीडियो में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हरियाणा पीसीएस के जितने भी पीवाईक्यू हैं उन्हें हम कवर कर लेंगे। ये इससे पहले हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं जाके ज़रूर से देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सिलेक्शन भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 25th क्वेश्चन तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ से हम शुरू करें 26th क्वेश्चन से। तो यहाँ पे है मैच द कॉलम। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, जिसमें आपको केमिकल कंपाउंड्स दिए गए हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, जो फर्स्ट केमिकल कंपाउंड है वो है नोरेथिंड्रोन। नोरेथिंड्रोन को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? वो एक एंटी फर्टिलिटी ड्रग होती है। ठीक है, तो ई का जो मैचिंग बोलेंगे वो है, वो एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, उस चीज़ के लिए उसे यूज़ किया जाता है। तो ए का 2 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे ऑप्शंस में तो हमें बी लग रहा है ना, बी, और कहीं पे ये ऑप्शन नहीं है, तो बाकी को जो ऑप्शन है उन्हें भी हम देख सकते हैं। बी है अलीटीम। अलीटीम को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। देखिए इससे पहले जो हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं उसमें भी हमने एक आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में पढ़ा था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उस आर्टिफिशियल स्वीटनर का नाम क्या था। ठीक है, फिर उसके बाद है सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? ये एक केटाइनिक डिटर्जेंट है, इसे केटाइनिक डिटर्जेंट की तरह यूज़ किया जाता है। फिर है फेनिलेजाइन। फेनिलेजाइन को यूज़ किया जाता है एज अ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, यानी आज के टाइम पे जो लोगों को काफ़ी डिप्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम होने लगी है तो एज अ एंटी डिप्रेसेंट इस केमिकल को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पैरासाइट्स इज आर ट्रू? हमें ये बताना है। स्टेटमेंट 1 कहती है डोडर इज अ प्लांट पैरासाइट विच हैज स्पेशल सकिंग रूट कोल्ड होस्टोरियो फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम दी होस्ट प्लांट। जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये पैरासाइट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि इसमें अगर ज़्यादा पढ़ के जाएँ तो उतना कॉस्ट बेनिफिट आपको ना मिले, बट एटलीस्ट आप पीवाईक्यू तो करके जा ही सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो सेकंड जो स्टेटमेंट है, डोडलर इज़ अ वाइन लाइक पैरासाइट प्लांट एंड इज़ असेंशली लीफलेस। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। ये इसके स्ट्रक्चर को बता रहे कि आखिर किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। प्लांट लाइक पैरासाइट है ये, और लीफलेस होता है, इसमें कोई लीफ नहीं होती हैं। ठीक है, मैनी स्पीशीज ऑफ डूडलर कोज वीड प्रॉब्लम्स इन हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री। यानी ये जो पैरासाइट है ये प्लांट्स में वीड का, जहाँ पे प्लांट्स या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स उगती हैं उनके बीच में चला जाता है, वहाँ पे वीड की तरह एक्ट करने लग जाता है। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है वंस द डूडलर प्लांट्स गेट अटैच इटसेल्फ टू द होस्ट प्लांट इट लूजेस इट्स रूट सिस्टम। यानी अगर ये देखिए पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, यानी अगर एक बार वो दूसरे प्लांट के ऊपर निर्भर हो गए फिर वो अपना रूट सिस्टम छोड़ देते हैं और फिर कम्प्लीटली उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और उस प्लांट का सारा न्यूट्रिशन अपने अंदर ले लेते हैं और वो जो प्लांट है धीरे धीरे करके मरने लगता है। ठीक है, ये होते हैं पैरासाइट्स। तो यहाँ पे जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 एंड 4 सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे हमें एक प्रोसेस बताई गई है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन पूछा है। देखिए मोल्टिंग क्या होती है? मोल्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ शेडिंग आउटर लेयर। ये जो प्रोसेस होती है, अगर आपने देखा भी हो, जैसे कि कई बार स्नेक्स बोलते हैं ना, अपनी जो आउटर लेयर है उसे हटा देते हैं और फिर नई लेयर उनके ऊपर आ जाती है। ऐसे कई सारे जो एनिमल्स हैं, ज़्यादातर रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो अपनी ऊपर की स्किन को छोड़ देते हैं और फिर नई स्किन उनकी स्किन के ऊपर आ जाती है, तो उस प्रोसेस को मोल्टिंग कहा जाता है। सेकेंड है रीलिंग। रीलिंग की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम कुकून, यानी सिल्क को कुकून से एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस को रीलिंग कहा जाता है। यानी अगर हम देखें ए का 4 तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। और रीलिंग की प्रोसेस होती है कि अगर हम सिल्क एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कुकून से। सी है शेयरिंग। शेयरिंग की प्रोसेस किसे कहा जाता है? इज़ अ प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम बॉडी ऑफ एन एनिमल। ठीक है, वूल को रिमूव करना, ज़्यादातर शीप्स हो गए है ना, इन्हीं की बॉडी से यहाँ पे वूल्स को रिमूव किया जाता है।
फिर नेक्स्ट है स्कोरिंग। स्कोरिंग की प्रोसेस होती है वॉशिंग ऑफ द रॉ sheared wool टू गेट रीड ऑफ ग्रीस, डर्ट और डस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, photosynthesis is a process that helps green plants synthesize their food. A cascade of events and chemical reaction take place in a specific sequential order. Choose an event that does not take place in photosynthesis. तो वो कौन सा एलिमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है? देखिए, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल सबसे पहले ये होता है। मान लीजिए कोई भी यहाँ पे अगर प्लांट है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई भी प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, और यहाँ पे सन से रेज आ रही हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, जो यहाँ पे लीव्स के अंदर यानी जो ग्रीन पार्ट रहता है उसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो यहाँ से सनलाइट को अब्जॉर्व करेगा। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पे जो प्रोसेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ये भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। फिर सेकंड है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, ये वाली जो प्रोसेस है ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है, बल्कि एक अपोजिट प्रोसेस होती है। ऑक्सीडेशन नहीं होता है बल्कि रिडक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन होता है कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फिर ये डिफरेंट पार्ट्स में जो वाटर है वहाँ पे चला जाता है, ठीक है। ये वाली भी जो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती है, बट जो सी है वो नहीं होती है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कपल सस्पेक्ट अ मिक्सअप ऑफ देयर न्यू बॉर्न बेबी इन अ हॉस्पिटल, ठीक है, एंड ब्लड टाइपिंग इज सॉट टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट। अगर हम ब्लड के टाइप को मैच करके देखें तो ये डिस्प्यूट यहाँ पे रिजॉल्व हो सकता है। द मैन हैज़ ब्लड ग्रुप ए, मैन का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, वुमेन का ब्लड ग्रुप वी है। देयर बायोलॉजिकल चाइल्ड कैन हैव ब्लड ग्रुप। अब इसमें से कौन कौन से पॉसिबिलिटीज़ हैं जो ब्लड ग्रुप एक चाइल्ड का हो सकता है? आइदर ए और बी। देखिए, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। अगर किसी में पेरेंट्स और जो दो पेरेंट्स हैं ए और बी ब्लड ग्रुप है, तो वहाँ पे जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बी, यानी 2 ओनली। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नाइट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन। देखिए, इसमें नाइट्रेट्स कन्वर्ट नहीं होते हैं नाइट्रोजन में, बल्कि जो अमोनिया है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है। अमोनिया होता है NH3, वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है। और अगर ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जहाँ पे ये प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन को परफॉर्म किया जाता है उसे हम हेबर प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेवल पे ये हेबर प्रोसेस परफॉर्म की जाती है अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। सेकेंड है डीनाइट्रिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। अब यहाँ पे नाइट्रेट्स को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन में, ना कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में। तो ये अपोजिट दी हुई है, तो ये वाली जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है न्यूक्लिक एसिड जो DNA एंड RNA कंटेन नाइट्रोजन। न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, बिल्कुल होती है, जैसे कि DNA और RNA में। अगर आपने एसिड्स के बारे में पढ़ा है तो DNA जो सीक्वेंस बना होता है 4 अमीनो एसिड से बना होता है, वो होते हैं ATGC, है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन इन चारों ही जो एसिड प्रोटीन्स होते हैं, नाइट्रेट जो प्रोटीन होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। फोर्थ स्टेटमेंट है ड्यूरिंग एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग, यानी जब बिजली कड़क रही है, नाइट्रोजन इन द एयर गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। यानी अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है जो एटमॉस्फेयर में मिलके वो NO बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 2NO। इस तरह की एक प्रोसेस होती है, ठीक है। तो उसको
ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। फिफ्थ स्टेटमेंट है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट्स ऑफ लेग्यूम्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है। उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया, जो मोस्टली जो लेग्यूमस प्लांट हो गए, आपके पल्सेस हो गए, उनकी जो रूट्स होती हैं उनके ऊपर मैक्सिमम ये हमें देखने को मिलता है। तो फिफ्थ जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, 4 एंड 5, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइकन्स। लाइकन्स के बारे में हमें बतानी है। फर्स्ट है लाइकन्स आर एल्गी। क्या लाइकन्स एल्गी होते हैं? अगर हम लाइकन्स की बात करें तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन एल्गी एंड फंगस। ठीक है, एल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक रिलेशन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड है लाइकन्स आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन से किन को कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी हु मेक देयर ओन फूड्स, ओन फूड। इसमें क्या आएंगे? प्लांट्स आएंगे, है ना। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो प्लांट्स भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं। बट ह्यूमन क्या ऑटोट्रॉप से नहीं। हम प्लांट से या एनिमल से हम अपना खाना लेते हैं तो हम ऑटोट्रॉप्स नहीं हैं। बट जो लाइकन है वो ऑटोट्रॉप होता है। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है लाइकन्स आर फंजाई। अभी हमने देखिए ऊपर देखा था सिर्फ फंगाई नहीं है, बल्कि क्या है? कॉम्बिनेशन है एल्गी और फंगस का। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट से लाइकन आर सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स। अभी हमने पढ़ा एल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म को हम लाइकन कहते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिर लाइकन्स आर सेप्रोट्रॉप्स। देखिए सेप्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है उस पर फीड करते हैं। पर लाइकन्स ऐसे नहीं होते, वो तो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो सेप्रोट्रॉप्स नहीं होते, वो तो अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो वो किसी और के ऊपर क्यों फीड करेंगे। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल इनकरेक्ट है। अगर हम देखें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर सम प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ स्टेट। अच्छा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सेलेक्ट दी ऑप्शंस। हमें क्या बताना है? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बताना है। बट फॉलोइंग आर सम प्रोसेस इन्वॉल्विंग चेंजेस ऑफ स्टेट। यस, ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे मुझे लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा आखिर फिजिकल चेंज है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिए गए उनमें बताना है कि जो प्रोसेस हो रही हैं इन्वॉल्विंग फिजिकल चेंज किस प्रोसेस में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है थोड़ा गलत है। बट अभी देख लेते हैं। बट ये वाला क्वेश्चन है कि हमें फिजिकल चेंज बताना है। ठीक है, ए जो है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जब वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो क्या उसमें कोई केमिकल चेंज हो रहा है? नहीं। जो वाटर वेपर्स होते हैं उनका भी फॉर्मूला क्या है? H2O ही है, यानी केमिकली तो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। बट उनकी स्टेट चेंज हो रही है ना। स्टेट चेंज हो रही है, इवेपोरेशन हो रहा है, यानी लिक्विड से गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है वाटर। तो यहाँ पे फिजिकल चेंज है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है बर्निंग ऑफ कैंडल। दिस एक्चुअली हैज़, देखिए अब बर्निंग, जब कैंडल बर्न होती है तो यहाँ पे क्या होता है? अगर हम जो वहाँ पे वैक्स है वो क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। बट अगर हम उसका कॉम्पोजिशन देखेंगे तो कॉम्पोजिशन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। उस वैक्स को अगर हम दोबारा से मोल्ड कर लें, पिघला लें, फिर दोबारा से हम उसे कैंडल बना सकते हैं। तो यानी उसकी सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है, यहाँ पे केमिकली कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो सेकंड भी हमारा फिजिकल चेंज है। ऑप्शन सी है डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। अगर हम वाटर में शुगर को डिज़ोल्व कर रहे हैं तो क्या शुगर का कंपोनेंट चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये भी एक फिजिकल चेंज होगा, ना कि केमिकल चेंज। ठीक है, कि केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें किसी एलिमेंट्स की ना जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ही चेंज हो जाएं। तो ऐसा अभी तक किसी प्रोसेस में नहीं हो रहा है। फिर ये देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला चेंज हो रहा है, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला तो H2O है लेकिन हम यहाँ पे इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर रहे हैं।
तो इस तरह से ये एक अलग अलग कंपाउंड बन गया है, सॉरी ये एक अलग एलिमेंट बन गया है, ये एक अलग एलिमेंट बन गया है। तो ये जो है ये केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज ए, बी एंड सी इन्वॉल्व फिजिकल चेंज ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। हमें यहाँ पे बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन ऑन हीटिंग जिप्सम, ये वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम जिप्सम को हीट करते हैं यानी तो उसमें से क्या मिलता है हमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। देखिए, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट में 2H2O। अब जब हम इसे हीट करेंगे तो इसमें से कुछ वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाता है CaSO4 डॉट में हाफ H2O, जो कि किसका फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है सोडियम कार्बोनेट इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। सोडियम कार्बोनेट नहीं बल्कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ना, बेकिंग पाउडर का। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। फिर ब्लीचिंग पाउडर कैन ऑल्सो एक्ट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है आपका, CaOCl2, ये एक, इसको आप बोल दिए नेसेंट ऑक्सीजन ये यहाँ पे रिलीज करता है, जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। सॉरी, इधर इस वाले की हम बात कर रहे हैं, तो जो सी स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट हो जाएगी। फिर है 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ केमिकल स्पीशीज ऑफ अ सैंपल विथ कॉमन नेम ब्लू विट्रोल। देखिए, ब्लू विट्रोल किसको कहते हैं हम, कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट जब पाउडर फॉर्म में होता है तो वो वाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे ही हम उसमें वाटर को ऐड करते हैं ना तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये बन जाएगा क्या, CuSO4 डॉट में 5H2O। अब इसे हम कहते हैं ब्लू विट्रोल। ठीक है, बट इसमें देखिए 5 है हाइड्रोजन वाटर के कंपोनेंट, ना कि 10, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखिए, ये तो बिल्कुल NCERT का ही क्वेश्चन पूछा गया है, यानी आपसे पूछा गया कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो हमें NaOH देखने को मिलेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। तो इस हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन, बट हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो बी और डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि करेक्ट पूछा गया या इनकरेक्ट, कई बार इस वजह से भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, फिर है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, ये इसके बारे में हमें बताना है। हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल इंटरैक्ट विद ऑयली ड्रॉपलेट्स। हाइड्रोफिलिक एंड नहीं बल्कि जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है। देखिए, यहाँ पे समझिए, फिलिक का मतलब होता है लविंग और फोबिक का मतलब होता है कि किसी चीज़ का आपको फोबिया, यानी आपको किसी चीज़ से डर लगता है। ठीक है, वो फोबिक एंड होता है। जो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक एंड यानी जिसको वाटर पसंद है, जो वाटर लविंग है, वो जो हेड है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है ना, वो ऑयल और ग्रीस के साथ अटैच होता है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स इन अ सोप सोल्यूशन ड्यूरिंग द क्लेंजिंग ऑफ क्लॉथ्स इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। अगर ये जो प्रोसेस है इसे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं, जब मिसल्स का फॉर्मेशन होता है जब आप कपड़ों को धोते हैं। तो सेकेंड जो बी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर सी स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए, जो हाइड्रोफोबिक एंड है सोप मॉलिक्यूल का इज इन इनर साइड ड्यूरिंग मिसल फॉर्मेशन। इनर साइड में यानी जो ग्रीस और डर्ट के साथ जो फॉर्मेशन बनाएगा वो तो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, है ना। इनर पार्ट जो होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। फिर मिसल सराउंड Ca2+ आयन और मैग्नीशियम 2+ आयन इन हार्ड वाटर इंस्टेड ऑफ ऑयली ड्रॉपलेट्स। तो देखिए, हार्ड वाटर में जो Ca2+ आयन है और Mg2+ आयन है वो स्कम्स बनाते हैं। मिसल्स आर मेंट टू सराउंड ऑयल और ग्रीस। जो मिसल्स होते हैं वो किसके सराउंड में होते हैं, वो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके सराउंड्स में बनते हैं। और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन्स हैं
वो स्कम बनाते हैं सोप के साथ। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बी और सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, ओके, विच मीन्स पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस चेंज इनटू वेपर स्टेट। देखिए तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इवेपोरेशन की, तो बिल्कुल करेक्ट है। लेयर बाय लेयर ही यहाँ पे इवेपोरेशन होता है। सेकेंड है बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, ठीक है, विच मीन्स पार्टिकल फॉर्म फ्रॉम द बल्क यानी होल ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट्स, बिल्कुल करेक्ट है ये। देखिए अगर आपने कभी नॉर्मली ऑब्जर्व भी किया हो, जब आप गैस पे पानी के अंदर बर्तन रखते हैं वो नीचे से हीट होना शुरू होता है, और जब तक आते आते उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर भी हीट होती है, तब वहाँ से इवेपोरेशन होना शुरू हो जाता है। यानी एक साथ पूरा जो लिक्विड है वो वहाँ पे बॉईल होता है और फिर वहाँ से इवेपोरेशन होता है। तो जो बॉइलिंग होगा वो एक बल्क फिनोमेना है। थर्ड स्टेटमेंट, deposition is the change of gaseous state. Deposition is the change of gaseous state directly to solid without converting into a liquid state. तो ये वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, गैसियस स्टेट में डायरेक्टली अगर कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन की प्रोसेस बोलते हैं। फोर्थ जो स्टेटमेंट है, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर ओनली। क्या सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करके हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं? ओनली भी लिखा है, देखिए इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। क्योंकि देखिए टेम्परेचर सिर्फ एक अकेली चीज़ नहीं है, कई बार प्रेशर को चेंज करके भी हम किसी जो कंपाउंड है उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। आपने एलपीजी के बारे में सुना होगा। एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब गैस को हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करें? यहाँ पे हम कोई भी टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो फ्लेमेबल गैस है। अगर आप वहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसमें ही आग लग जाएगी। बट यहाँ पे फिर हम किसका यूज़ करें? हम प्रेशर का यूज़ करते हैं गैस को कंप्रेस करने के लिए। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1, 2 और 3 जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। कैम्फर फॉर्म सॉलिड सोडियम क्लोराइड। कैम्फर फॉर्म करता है, यानी कैम्फर क्या है? फ्रॉम सॉलिड सोडियम, अच्छा कैम्फर फ्रॉम सॉलिड सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4। फर्स्ट का 4 है, तो यानी सी और डी में से इसका ऑप्शन हो सकता है। फिर सेकंड है डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। देखिए ये भी डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सेकंड का 1 है, तो यहाँ पे सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एसीटोन एंड वाटर मिक्सचर। एसीटोन और जो वाटर का मिक्सचर है, अगर हम उसे अलग करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, है ना। फिर है बटर फ्रॉम क्रीम। बटर और क्रीम को कैसे सेपरेट किया जाता है? बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है, हमें बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। चंद्रयान 2 was launched on July 22, 2019 from Sriharikota by Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark 3. The spacecraft consisted of an orbiter, lander and a rover. ये वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, यानी जो चंद्र जो हमारा मून है उसे स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था। और ये जो श्रीहरिकोटा है ये इसरो का ही लॉन्चिंग पैड आप बोल सकते हैं, लॉन्चिंग स्टेशन है, जहाँ से वो डिफरेंट सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, यानी जियो सिंक्रोनस है, यानी जैसे अर्थ रोटेट करती है उसी फॉर्म में ये जो सैटेलाइट है ये रोटेट कर रही है। ठीक है, ऐसे अर्थ का कैसे रोटेट करती है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। ठीक है, इसलिए ये जो ऑर्बिट है इसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहा जाता है। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है द ऑर्बिटर विल सर्कल द मून इन अ पोलर ऑर्बिट। देखिए पोलर ऑर्बिट आप समझिए, देखिए ये अर्थ है,
मान लीजिए, सॉरी अर्थ कह रही हूँ, मून है ये, तो पोलर ऑर्बिट क्या होगी, यानी इस तरह से, देख रहे हैं आप, ये तो जियोसिंक्रोनस है, यानी अर्थ के साथ इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये मून है तो इस तरह से पोलर ऑर्बिट, यानी पोल टू पोल यहाँ पे इस तरह से सैटेलाइट मूव करेगी। तो ये सन के पोलर ऑर्बिट में हमने लॉन्च किया था, जिसकी हाइट है 100 किलोमीटर और 62 माइल्स। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए उन्होंने तो चंद्रयान 2 पूछा है, उसके बाद हम चंद्रयान 3 भी लॉन्च कर चुके हैं, है ना। तो आप उसके बारे में या फिर उससे इम्पोर्टेंट जो बाकी के मिशन अभी तक गए हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिजर्वेटिव। देखिए जो डल्किन है, डल्किन क्या है, एक प्रिजर्वेटिव नहीं है बल्कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये। ठीक है, क्या है ये, आर्टिफिशियल स्वीटनर, यानी जो केन शुगर है उससे नहीं बने हैं बल्कि आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं। ये बहुत कम क्वांटिटी में हम यूज़ करें तो ये एक जो भी कंपाउंड होंगे उससे ज़्यादा स्वीट बना देते हैं। ठीक है, सेकंड है पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड, ये क्या है, ये प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, ये नहीं है, बी इज़ अ प्रिजर्वेटिव। इसे ज़्यादातर जूसेस में और वाइन्स में यूज़ किया जाता है इस प्रिजर्वेटिव को। ठीक है, सोडियम बेंजोएट बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है प्रिजर्वेटिव का, मोस्टली ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है और पिकल्स को स्टोर करने के लिए इसी जो कंपाउंड है उसका यूज़ किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। फिर सॉर्बिक एसिड सॉल्ट्स, सॉर्बिक एसिड्स को भी यूज़ किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, ज़्यादातर इसको फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि प्रिजर्वेटिव नहीं है, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपका एज अ प्रिजर्वेटिव काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉरी गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल एज रीजन सॉरी असर्शन एंड अदर इज लेबल एज रीजन। तो हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है। देखिए बायोगैस कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, देखिए बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट ही वो मीथेन होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। विच कैन बी यूज फॉर फ्यूल फॉर सेवरल पर्पसेस एंड रिलीज नो स्मोक और रेजिड्यू, इट शुड बी कंसिडर एज अ गुड और सेफ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बिल्कुल जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है बायोगैस ऑल्सो कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हायर कॉन्टेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्ट्रीब्यूट द लोअर एनर्जी ऑफ बायोगैस इन कंपेरिजन टू नेचुरल गैस। ये इसका आप एक ड्रॉबैक कह सकते हैं कि इसमें ना CO जैसे मीथेन हाई परसेंटेज में होती है, तो बट CO2 भी इसमें हाई परसेंटेज में मौजूद होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमें बता रही है कि एक एफिशिएंट फ्यूल है, उसका मेन कंपोनेंट मीथेन है, और सेकंड में बता रहे हैं कि मेन कंपोनेंट मीथेन तो है ही, उसके साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड भी कंटेन करती है। तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, बट दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट। अगर आपने एक मैग्नेट को देखा है, ठीक है, मान लीजिए नॉर्थ है और ये साउथ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ पोल से इमर्ज होकर साउथ पोल की तरफ मूव करती है इस तरीके से। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, बाय डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is taken to be the direction in which the north pole is the compass needle moves, यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड्स मूव कर रही हैं उसी डायरेक्शन में जो कंपस है उसकी निडल भी मूव करती है। ठीक है, तो ये वाली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है देयर इज़ नो फील्ड इनसाइड अ बार मैग्नेट। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑल्सो एग्जिस्ट इनसाइड, यानी हमें तो यहाँ से आती हुई दिख रही, हमने जो डायग्राम बनाए ऐसे हैं, बट इसके अंदर भी ये मैग्नेटिक लाइन इस तरीके से मूव करती हैं। ठीक है, सेम गोज विद दिस एज वेल। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 4 द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन्स। ठीक है, यानी जितनी क्लोज, मान लीजिए
ये एक मैग्नेट है और इसकी फील्ड लाइंस बहुत क्लोज हैं, ठीक है। और अगर ये दूसरी मैग्नेट इसकी बहुत दूर दूर इस तरीके से हैं, तो ये जिसकी क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, और इसकी वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर हम देखेंगे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यही एक इलेक्ट्रिक मोटर का काम है, मैकेनिकल वर्क, ठीक है। तो ये वाली फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है आ इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है बोथ इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर वर्क ऑन सेम प्रिंसिपल। देखिए दोनों सेम प्रिंसिपल काम नहीं करते हैं। देखिए जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो वर्क करती है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है एक मैग्नेटिक फील्ड में, वो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। यानी यहाँ पे जो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई हो रहा है। लेफ्ट हैंड रूल अगर आपने पढ़ा हो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स। और जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी इलेक्ट्रिक मोटर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पर वर्क करती है, और इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी फ्लेमिंग्स, जो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है उसके ऊपर वर्क करता है। तो दोनों का ही जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो काफ़ी डिफरेंट है और यहाँ पे सिमिलर नहीं है। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है व्हेन एन अल्ट्रासाउंड ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इट्स वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड चेंजेस। तो देखिए जैसे ही जब कोई अल्ट्रासाउंड ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ तो चेंज होती है बट उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है उसकी। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्ट्रासाउंड वेव रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड। अभी फ्रीक्वेंसी की बात करें, वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। देखिए अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो सेकंड करेक्ट होगी, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है द फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ एन अल्ट्रासाउंड वेव चेंज विद ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। जिन्होंने क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी और स्पीड चेंज हो रही है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट, echocardiography is a technique used in medical diagnostic employ ultrasound। तो देखिए इकोकार्डियोग्राफी को जब यूज़ करते हैं तो इकोकार्डियोग्राफी का मतलब है, देखिए कार्डियोवास्कुलर, आपने अगर सुना है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है, वो आपके हार्ट से रिलेटेड होती है। तो इकोकार्डियोग्राफी भी आपके हार्ट की इमेजिंग से रिलेटेड होती है, ठीक है। यहाँ पर उसको हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके हम उसे मेजर कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो जो स्टेटमेंट 4 है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 2 और 4 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी उसको दूर की जो चीज़ें हैं वो नहीं दिख रही हैं। अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपर मेट्रोपिया। देखिए अगर आप पास की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते हैं तब उस डिजीज़ को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, है ना। अगर आप पास की चीज़ों को, हाँ ठीक है, सीज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, पर ये दूर की चीज़ों की बात कर रहा है, यानी ये मायोपिया है इस पर्सन को, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है द डिफेक्ट में हैव बीन कोज्ड ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल्स। अगर जब कर्वेचर इलांगेटेड हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में पर्सन को मायोपिया की प्रॉब्लम होती है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्टली इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है। थर्ड है द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट
द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल पावर। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि कनकेव लेंस को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ना कि कॉन्वेक्स लेंस को। तो इस केस में करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी सेकेंड और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द सेल ऑर्गन लिस्टेड इन कॉलम ए विद देयर फंक्शन। किस जो सेल ऑर्गन है उसका क्या फंक्शन है। गोल्जी बॉडीज़ का क्या फंक्शन होता है। गोल्जी बॉडीज़ करती हैं फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में काम करती हैं, ठीक है, जो कि लाइसोसोम्स क्या करते हैं, पैकेजिंग का और सिक्रेशन ऑफ मटेरियल्स का काम करते हैं। तो फर्स्ट का बी, तो बी या सी में से इसका एक आंसर हो सकता है। फिर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, नहीं सेकंड का डी हो जाएगा, सेकंड का डी, तो यहाँ पे दोनों में ही है। फिर थर्ड जो है राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम्स आपके मेन फंक्शन करते हैं, वो आपके प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, यानी थर्ड का सी, ठीक है, तो यहाँ पे सी इज योर करेक्ट आंसर। फिर बचते हैं लाइसोसोम्स। देखिए लाइसोसोम्स जो होते हैं वो डाइजेशन का काम करते हैं, उन्हें सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। तो लाइसोसोम्स का काम होता है डाइजेशन को यहाँ पे परफॉर्म करना एक सेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिजीज कंप्राइजेज जेनेटिक डिजीज़, यानी यहाँ पे ग्रुप दिए गए हैं तो कौन कौन सी जेनेटिक डिजीज़ है सारी। देखिए जो सिकल सेल एनीमिया है वो एक जेनेटिक डिजीज़ है, यानी अगर आपकी मदर को ये डिज़ीज़ है, फिर मदर को अगर कोई बेबी होता है तो उसमें भी ये डिज़ीज़ आ सकती है, तो इस तरह की डिज़ीज़ को हम कहते हैं जेनेटिक डिज़ीज़, ठीक है। फिर है डाउन सिंड्रोम। देखिए डाउन सिंड्रोम भी एक तरह का जेनेटिक डिजीज़ है जो जीन्स के थ्रू पास ऑन हो सकता है। उसके बाद है फिर एड, HIV एड्स, ठीक है, HIV एड्स जो है ये वायरस के थ्रू फैलता है, तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो ये ए जो है इस कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट है एड्स। एड्स अभी हमने देखा इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो इस तरह से आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। सी में आ जाइए, देखिए जो हेमोफीलिया है वो एक जेनेटिक डिजीज़ है। हेमोफीलिया एक तरह की ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद है फिर हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी भी एक वायरस के थ्रू होता है और ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो यहाँ पे सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। बट अगर हम सिकल सेल अनीमिया की बात करें, यानी इस कंडीशन में होता है कि जो आपके ब्लड सेल्स हैं ना उनकी शेप राउंड की जगह सिकल सेल की तरह हो जाती है, और फिर जब वो आपके बॉडी में फ्लो करता है ना ब्लड, तो बहुत पेनफुल क्रैम्प्स आते हैं बॉडी में, तो उस डिज़ीज़ को हम कहते हैं सिकल सेल अनीमिया, और ये जेनेटिक होती है, यानी जीन के म्यूटेशंस की वजह से यहाँ पे ये डिज़ीज़ होती है। फिर है हीमोफीलिया। देखिए हीमोफीलिया उस डिज़ीज़ को कहते हैं जिसमें ना पर्सन लव्स टू ब्लीड। देखिए अगर आप नाम से हीमोफीलिया, पर्सन लव्स टू ब्लीड, बेसिकली अगर कहीं पे किसी बॉडी में कट लग जाएगा तो जो ब्लड क्लोटिंग है वो नहीं होती है और ब्लड बहता चला जाता है, तो उस कंडीशन को हम हीमोफीलिया कहते हैं। फिर है डाउन सिंड्रोम। अभी हमने ऊपर देखा डाउन सिंड्रोम भी एक तरह का जेनेटिक डिजीज़ है, जिसमें जो मेंटल डेवलपमेंट होनी चाहिए ब्रेन की वो उस लेवल पे नहीं हो पाती है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ विटामिन दैट फंक्शंस बोथ एज हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट, कौन सा वो हार्मोन है। अगर आपने गेस किया है, देखिए राइबोफ्लेविन तो नहीं है, ठीक है, राइबोफ्लेविन एक पिगमेंट है जिसे हम B2, अगर आपने विटामिन्स पढ़े हैं तो उसे विटामिन B2 कहते हैं, पर ये एक हार्मोन नहीं है। फॉलिक एसिड इज़ विटामिन B9, ठीक है, ये भी नहीं है हार्मोन। और थायमिन होता है विटामिन B1, बट ये हार्मोन नहीं है। बट अगर आपने रेटिनोल या रेटिना के बारे में सुना है, ठीक है, काफ़ी सारे जो लोग हैं वो रेटिनोल जो कि विटामिन ई कहा, जिसको विटामिन ई कहते हैं, उसे कई जगहों पे यूज़ भी किया जाता है, ठीक है। तो रेटिनल जो है वो विजुअल पिगमेंट हमें प्रोवाइड करता है। आइज़ में रेटिनल होता है जो कि विजुअल पिगमेंट्स को प्रोवाइड करता है, तो ये एक हार्मोन भी है और विजुअल पिगमेंट भी है, तो डी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन आवर बॉडी, यानी
नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कितने % तक कार्बन प्रेजेंट होता है। तो देखिए रफली हम मान सकते हैं 18 to 19% तक किसी भी बॉडी में कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम कार्बन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो मैक्सिमम क्वांटिटी में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो होता है ऑक्सीजन। अप टू आप मानेंगे 65% तक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हम बाय मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द एयर विल लीव द लंग्स व्हेन द प्रेशर इनसाइड द लंग मस्ट बिकम, क्या होना चाहिए, हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यानी एयर जो ब्लो करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर इन फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स आर ट्रू, हमें बताना है। ठीक है, ज़ूस्पोर्स आर फ्लैगेलेटेड मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ पेरेंट सेल कॉल्ड ज़ूस्पोरेंगिया। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है कोनिडिया आर नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड सिंगली और इन चेन्स बाय कॉन्स्ट्रिक्शन एट द टिप और लेटरली ऑन स्पेशल हाइफल ब्रांचेस कॉल्ड कोनिडियोस्पोर्स। देखिए अगर आपने यहाँ पे बायोलॉजी को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें जो मेजरली प्लांट्स में होती है। ठीक है, एनिमल्स और ह्यूमन्स में ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोडक्शन जो आगे रिप्रोडक्शन होता है। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो है गेम्यूल्स आर इंडोजीनस but they are simply a copy of parent nucleus with a small amount of cytoplasm and a productive covering around। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। ये सारे प्लांट्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए यहाँ पे हमने जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हरियाणा पीसीएस में उन सभी को हमने कवर कर लिया है। और इससे पहले हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हरियाणा जीके भी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाके ज़रूर से देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल सिलेक्शन भारत को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।